हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इंग्लिश कंपटीशन एग्ज़ाम विद एसएसपी। लास्ट क्लास में हमने यूपी पीजीटी की कुछ टॉपिक्स किए थे। आज उस टॉपिक को हम आगे एक्सटेंड कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो होप्स हो कि आपने जितने भी टॉपिक्स हैं उनको देखा होगा। तो इसी सीरीज़ में आगे हम शुरू करते हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस द आइडियाज़ एंड द इंट्रो ऑफ थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी के बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो होप्स हो कि आप बहुत अच्छी तरह से देखेंगे इन्हें। एज अर्लियर वी डिवाइडेड इट्स वर्क इनटू 4 टाइप्स। फर्स्ट, लाइफ, कॉजेज, वर्क एंड ऑनर्स। तो लाइफ, कॉजेज, वर्क एंड ऑनर्स के बिहाफ पे हम इसके चारों पॉइंट्स यानी कि जो इनकी लाइफ है वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा ही करेंगे, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बने। चलिए स्टार्ट करते हैं। ही वॉज अ मॉडर्न एज पोइट। देखिए ये मॉडर्न एज पोइट थे और इनका जो लिखने का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो एक तरह से विक्टोरियन एज के आसपास हो गया था। तो मॉडर्न एज काफ़ी लंबा समय है और विक्टोरियन एज एक शॉर्ट टाइम है। तो आप समझ सकते हैं कि मॉडर्न एज के समय पैदा हुए हैं और विक्टोरियन एज में इन्होंने लिखना शुरू किया था। इसकी डिटेल मैंने आपको पीडीएफ में डाल दिया, आप उसमें देख लेंगे। सो दैट इज़ नॉट अ कन्फ्यूजन वाला कुछ नहीं है, इसलिए आप इसको फोकस कीजिए। ही वॉज अ मॉडर्न एज पोइट बॉर्न एट स्टोन मैसन होम। ये स्टोन मैसन होम के घर में पैदा हुए थे। मीन्स कि स्टोन मैसन जो घर बनाते हैं, घर में जो स्टोन्स वगैरह यूज़ किया जाता है, तो उनको कट करने वाले यानी कि उनको शेप देने वाले के यहाँ पैदा हुए थे। मीन्स कि हिज फादर वॉज अ स्टोन मेकर। सो ही मैरिड टू एमा इन 1870। 1870 में इन्होंने एमा से मैरिड की थी। एमा का पूरा नाम कुछ और है, वो आप पीडीएफ में मैंने मेंशन कर दिया, आप देख लीजिएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट टॉपिक्स लिए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बने। ही वॉज द फर्स्ट पोइट हु यूज्ड क्लिफ हैंगर इन हिज पोइट। अब देखिए क्लिफ हैंगर क्या होता है। ही यूज्ड फर्स्टली इन हिज नॉवल a pair of blue eyes that was really full of excitement and different turns। देखिए इसमें क्या है कि जो इनकी ये बुक है दैट्स नेम इज अ पेयर ऑफ ब्लू आइज। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड स्टोरी है। इतनी ज़्यादा एक्साइटेड स्टोरी है कि मेरे एक नोन पर्सन के साथ सेम यही ट्रेजेडी हो चुकी है। इट कैन बी कॉल्ड अ कोइंसिडेंट। थोड़ा सा डिफरेंट है बट बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं। तो होप्स हो कि इसका जो नेक्स्ट पार्ट है जो हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे तो उसमें आप देखेंगे। फिलहाल टॉपिक पे आते हैं। क्लिफ हैंगर इन्होंने अपने पोएम में यूज़ किया था। सॉरी, आई टोल्ड यू इन माई लास्ट वीडियो कि क्लिफ हैंगर क्या होता है। क्लिफ हैंगर इज अ सिचुएशन दैट क्रिएट अ सिचुएशन व्हेन रीडर एंड ऑडियंस कैन नॉट जज एंड कैन नॉट थिंक व्हाट विल बी नेक्स्ट, कि नेक्स्ट क्या होगा वो इस बारे में नहीं सोच पाते। तो सपोज कीजिए कि इस टाइप की सिचुएशन कितनी अच्छी होगी। अभी रिसेंटली आपने पठान मूवी देखी होगी, उसमें ट्विस्ट पे ट्विस्ट आते रहते हैं, आप समझ नहीं पाते कि यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो ये चीज़ें हैं कि यहाँ पे ऐसा होता रहता है। एंड इफ दिस टाइप ऑफ टेक्निक यू यूज्ड इन पोएम, लिटरेचर और एनीथिंग एल्स, दैट इट इज कॉल्ड क्लिफ हैंगर। एंड दैट टॉपिक और दैट कॉन्सेप्ट फर्स्टली यूज्ड बाई थॉमस हार्डी। चलिए कॉजेस पे आते हैं। इन 1862 देयर वाज अ वेरियस क्लास डिवीजन। 1862 में लंदन में वेरियस क्लास डिवीजन आ गया, जिसके कारण उन्होंने सोशल टॉपिक पे लिखना शुरू कर दिया। वेरियस क्लास डिवीजन आया जिसके बिहाफ पर उन्होंने सोशल टॉपिक पे लिखना शुरू कर दिया, और उसी में से एक टॉपिक था रिटर्न टू द नेटिव, जो उन्होंने लिखा था 1878 में। होप्स हो कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो उन्होंने सोशल टॉपिक पे लिखना शुरू किया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई पोइट इस टॉपिक पे लिखते हैं तो मोस्टली इन्हें क्रिटिसाइज किया जाता है। एक इनका पोएम भी है, तो उन्होंने लिखा था इसे और उसको 5 पब्लिशर ने रिजेक्ट कर दिया था। फिर उनको एक फ्रेंड होते हैं, वो सलाह देते हैं, एडवाइस करते हैं कि आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप इसकी अभी तो करवा देंगे, पब्लिश करवा देंगे, बट आगे आपको जाके प्रॉब्लम होगी। ये सारा मैंने आपको पीडीएफ में मेंशन कर दिया, उसमें आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं वर्क। इन 1912 He became very sad after the death of his wife Emma। 1912 में उनके वाइफ की डेथ हो जाती है, जिनका नाम एमा होता है। So he told his readers to bury his heart in Emma's grave। He wrote Disseparate Remedies was a famous poem। ये एक अलग टॉपिक है कि Disseparate Remedies उन्होंने लिखा था, that was very famous poem। बट पढ़ने वाली बात यह है कि उन्होंने अपने रीडर से या जो भी रिलेटिव से उनसे पहले ही बोल दिया था कि आफ्टर माई डेथ यू विल बरीड माई हार्ट नियर बाई द ग्रेव ऑफ माई वाइफ।
व्हाट अ लव, दैट इज कॉल्ड ट्रू लव। बट वाइफ भी उस टाइप की होनी चाहिए। चलिए टॉपिक पे आते हैं। ऑनर्स, ऑनर से 1873 में क्या होता है कि वो अपनी एक फेमस नॉवल को पब्लिश करते हैं। देखिए ये नॉवल फिर से आ गया कि ये काफ़ी को रिलेट करता है मेरे एक नोन पर्सन से, और काफ़ी चीज़ें मिलती जुलती लगती हैं। तो इसके लिए आप नेक्स्ट पार्ट इसका ज़रूर देखिएगा। मैंने आज तक किसी भी टॉपिक में नहीं कहा है, लेकिन आपको ये जब आप पार्ट देखेंगे तो काफ़ी कुछ आपको लगेगा कि हाँ रियल में भी ऐसा हो सकता है, हमने सोचा नहीं था। क्यों? क्योंकि ये क्लिफ हैंगर इन्होंने यूज़ किया है। He firstly used cliffhanger in it. That was a very interesting book. From this book, he became very famous, and many of poets used this technique in his poetry after him. अब उनके बाद इस पोइट्री में कुछ पोइट ने तो उनके सामने ही इसको यूज़ करना शुरू कर दिया था कि किस तरह से हम क्लिफ हैंगर का अपने उसमें टॉपिक में यूज़ करें। तो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में इतना ही था। जो थॉमस हार्डी के बारे में जो भी बहुत है वैसे कंक्लूजन, बट शॉर्ट इंट्रो में इनका इतना ही है। फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मॉडर्न एज के पोएट थे। इनके जो फादर थे स्टोन मैसन के, मतलब स्टोन मैसनर थे, एंड ही मैरिड टू एमा से उन्होंने मैरिड की, एंड ही फर्स्टली यूज्ड क्लिफ हैंगर इन हिज पोएम, एंड द पोएम नेम इज द पेयर ऑफ ब्लू आइज। एंड कॉजेज है इन 1862 उन्होंने इस चीज़ पे लिखना शुरू कर दिया कि लंदन में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, क्लास डिवीज़न, कहीं कहीं कास्ट डिवीज़न भी चल रही थी, तो उस पर उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। इन 1912 ही बिकेम वेरी सैड आफ्टर द डेथ ऑफ वाइफ एमा। आपको याद रखना है कि इनके वाइफ की डेथ कब हुई। सो ही टोल्ड हिज रीडर्स, इसलिए वो इतना ज़्यादा और डीपली लव करते थे वाइफ से अपने। वाइफ भी अच्छी होगी, काफ़ी फेथफुल होगी, बहुत अच्छी तरह से साथ साथ चलती होगी, तो इसलिए उन्होंने अपनी ये इच्छा जाहिर की थी कि ऐसा चीज़ होना चाहिए। तो ही रोट दी सेपरेट रेमेडीज, दैट वाज अ फेमस पोएम। इन 1870 ही पब्लिश हिज फेमस नॉवल, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो होप्स हो कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो हम पढ़ेंगे थॉमस हार्डी वर्क एट ग्लांस। उसमें हम 7 to 8 टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत अच्छा लगेगा आपको वो देख के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक इसमें अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में लिख के ज़रूर भेजें। तब तक किसी न किसी टॉपिक से कनेक्टेड रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।